हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं। जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं, तो वो दिन आ चुका है मैच प्रीव्यू करने का। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का। दोनों की क्या कमजोरी है, दोनों की क्या ताकत है और कौन किस टीम पर भारी पड़ रहा है, ये हम सारा लेखा जोखा रखेंगे आपके सामने। और आपको ये बताएंगे कि दोनों की मतलब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और आपके पाकिस्तान एंड इंग्लैंड की ये चारों टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और इनको किस पर बैंक करना है और ये इस टूर्नामेंट में क्या खोज रहे हैं जो ये अपने आप को फाइंड बुला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, छोटा सा क्विक अपडेट मैं ले लेता हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वाले मैच की। कि ये मैच आपके कराची शहर में खेला जाना है और कराची का जो पिच है वो मतलब बाउंस उनका बहुत लो है और स्पिन भी थोड़ा सा स्लोइस स्पिन है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पिच पर यहाँ पर देखा था। तो इसके मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पर स्पिन डोमिनेट पिच होगी और वो बॉलर्स जो अपने उंगली बॉल के ऊपर उंगलियां फेरते हैं वो ज्यादा यहाँ पे कारगर साबित होंगे। जस्ट लाइक पीपल लाइक सैम करन और पीपल लाइक डेविड विली, और पाकिस्तान से पीपल लाइक आपके मोहम्मद नवाज यहाँ पर इफेक्टिव साबित होंगे। शहजाद खान ओके ओके बॉलर हो सकते हैं इस पिच पे, लेकिन मोहम्मद नवाज और आपके इफ्तिकार अहमद, ये दो स्पिनर यहाँ पर अच्छे साबित होंगे अगर पाकिस्तान इनको खिलाती है। बाकी पेस का रहा सवाल, तो हारिस रऊफ कोई भी पिच पर उनकी बॉलिंग अच्छी ही होती है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा जो पेस है, एक एक्स्ट्रा यार्ड पेस को कैरी करते हैं। वो किसी भी पिच पर या किसी भी पोजीशन पर आकर के वो आपको एक एडेड एडवांटेज देता है। वही हाल मोहम्मद नसीम का है और नसीम शाह का है और मोहम्मद वसीम जूनियर का है। तो पाकिस्तान एक बैलेंस टीम नजर आ रही है और अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए उनको यहाँ पर ये मैच बहुत आसानी से जीतना चाहिए क्योंकि एक तो इंग्लैंड के लिए ये एलियन सिचुएशंस होंगे, इंग्लैंड के लिए ये दूसरी चीज़ होगी कि वो उनके जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि जो स्लॉट्स वो फिल करना चाहते हैं वो स्लॉट को वो फिल कर सके वर्ल्ड कप के पहले पहले और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे करके एक कॉन्फिडेंस बूस्टर या एक मोरल बूस्टर यहाँ पर ले सके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है, बेस्ट प्लेइंग 11 वो क्या हो सकती है। तो आपके ओपनर्स यहाँ पर एलेक्स हेल्स होंगे और फिल सॉल्ट होंगे। उसके बाद नंबर 3 पर डेविड मलान आएंगे, चौथे पर बेन डकेट होंगे, पांचवें पर आपके हैरी ब्रुक्स को आना चाहिए, छठवें पर मोइन अली खुद होंगे, सातवें पर सैम करन होंगे, आठवें पे डेविड विली होंगे, नौवें पे आदिल रशीद होंगे यहाँ पर आपके लेग स्पिनर जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। आपके 10वें नंबर पर आपके ग्लीशन हो सकते हैं जो कि क्विक पेसर है, और 11वें पे आपके ऑली स्टोन को यहाँ पर मौका मिल सकता है खेलने का। ये उनके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 है। इसमें आपके ओली स्टोन और ग्लीसन, उसके बाद आदिल रशीद, विली, सैम करन और उसके बाद आपके बाद मोइन अली, ये आपके बॉलिंग यूनिट हो सकती है। 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ यहाँ पर इंग्लैंड उतरेगा और दबाव बनाने का कोशिश करेगा और बैटिंग से वो मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। स्पेशली लाइक पीपल लाइक एलेक्स हेल्स, डेविड मलान, मोइन अली, ये इनके जो मेन प्लेयर्स होंगे। इस टीम को इनके ही इर्द गिर्द खेलना होगा और खेल करके उनको जीतना होगा। ये इनकी स्ट्रैटेजी होगी इंग्लैंड की कि सबसे पहले तो ये लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को और उसके बाद उस स्कोर का चेस करके आपके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं इनके, डेविड मलान, एलेक्स हेल्स और आपके मोइन अली, समवॉट सैम करन भी होंगे इस टीम का कोर बैटिंग मेंबरशिप में। तो ये सारे प्लेयर्स को मिलकर के ये स्कोर बनाने की मतलब ये होगी स्कोरिंग करने की अपॉर्चुनिटी होगी इनको। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मैं ये बोलूँगा कि स्कोर करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे यही 4 या 5 प्लेयर। तो ये इंग्लैंड की आपकी टीम इस प्रकार होगी। तो पाकिस्तान की टीम को मैं देखता हूं तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो बाबर आजम होंगे। अगर रिजवान फिट है तो रिजवान खेलेंगे, अगर वो फिट नहीं है तो आपके मोहम्मद हारिस के ऊपर जाएंगी टीम, क्योंकि रिजवान को आप एज ए बैट्समैन रिप्लेस नहीं कर सकते, रिजवान को आपको एज ए कीपर ही रिप्लेस करना होगा। नो डाउट रिजवान ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर एंड वेरी गुड बैट्समैन फॉर पाकिस्तान फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years। इनसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में किसी ने भी रन नहीं बनाए हैं पिछले लास्ट 2 years में। ये एक इवोल्यूशन है, ये एक फाइंड है पाकिस्तान के लिए
और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में ये फाइंड करने की कोशिश करेगा कि कैसे वो रन रेट को बेटर कर सकता है, कैसे वो स्ट्राइक रेट को बेटर कर सकता है, कैसे कम डॉट बॉल खेल सकता है। तो उसके लिए पाकिस्तान ने यहाँ पे एक ये किया है सुनहरा रूप से कि उन्होंने बाउंड्रीज अपनी बहुत छोटी कर ली है। 65, 60, 65, 70 मीटर की लेंथ पर उनकी बाउंड्रीज को रखी गई है, जिसके कारण मोर नंबर ऑफ फोर्स, मोर नंबर ऑफ सिक्स और मोर नंबर ऑफ रन स्कोर किया जा सके यहाँ पर, और फैंस का दिल जीता जा सके। तो पाकिस्तान की ये जो चीज़ है, ये मतलब पाकिस्तान ये सीरीज के लिए तो अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रैक्टिस के मद्देनजर ये चीज़ें अच्छी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको 85 मीटर 90 मीटर के बाउंड्रीज मिलेंगे, जहां पर हिट करने के लिए आपको बिल्कुल ताकत और टाइमिंग दोनों चाहिए होगा। ये इस तरह की दुबई टाइप का नहीं है कि आपने 70 मीटर 75 मीटर में आपने सेंचुरी आपने सिक्स मार दिया और बॉल आपको कैरी करते हुए आप आसानी से बच गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि आप इवन अच्छे शॉट्स भी खेलोगे तब भी आप बाउंड्री में होल्ड आउट हो सकते हो। तो यहाँ पर इनको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। 7 मैचेस हैं, उसमें कुछ मैचेस पे वो बाउंड्री बड़ी करें और अपने प्लेयर्स को रिक्वेस्ट करें कि वो इस बाउंड्री को पार करें। तो बाबर आजम होंगे, बाबर आजम के बाद मोहम्मद हारिस होंगे, मोहम्मद हारिस के बाद शान मसूद होंगे इस टीम में, शान मसूद के बाद इफ्तिकार अहमद को मैं रखूंगा इस टीम में, इफ्तिकार के बाद मैं रखूंगा हैदर अली को, जो कि नीचे से आपको कंसोलिडेट भी कर सके और तेजी से भी खेल सके। मैं इफ्तिकार को थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि मैं इफ्तिकार को एज ए हिटर जाना चाहता, क्योंकि फकर जमान भी नहीं है, शान मसूद टीम में वापसी कर रहे हैं, तो वो किस अंदाज में खेलेंगे ये कोई नहीं जानता है, और सभी एक ही तरीके से खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान बहुत तरीके से बैठ सकती है। तो इफ्तिकार को आप ऊपर भेजो और इफ्तिकार को चार्ज अप करने के लिए बोलो। आप इफ्तिकार चार्ज अप करेंगे, उसके बाद आपके हैदर अली होंगे, हैदर अली के बाद आपके आसिफ अली होंगे, उसके बाद मोहम्मद नवाज होंगे और उसके बाद शादाब खान होंगे। इसको आप रीसफलिंग भी कर सकते हो एज पर मैच सिचुएशन, मैच कंडीशन, और नवाज को आपने कभी ऊपर भेज दिया या शादाब को आपने ऊपर भेज दिया जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़े से तेज रन बनाने हैं हमें, या फिर हमें थोड़ा अटैक करने की जरूरत है, तो वहां पर आप शादाब को या फिर नवाज को भेज सकते हो। उसके बाद आपके ये 8 प्लेयर तो हो गए। उसके बाद 9वें 10वें 11वें में मैंने हारिस रऊफ को रखा है, वसीम जूनियर को रखा है और नसीम साहब को रखा है। शाहनवाज दहानी इस टीम का हिस्सा नहीं है, मतलब प्लेइंग 15 सॉरी स्क्वाड 15 में तो है, लेकिन इस प्लेइंग का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि मोहम्मद शाहनवाज दहानी आपके एक तो यूएई में इंजर्ड हो गए थे। अब उनकी फिटनेस कैसी है, मैच प्रैक्टिस कैसा है, मैच फिटनेस कैसा है, वो सारा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था रियल में फर्स्ट टाइम, तो मोहम्मद वसीम को रखा गया था और यही एक्सपेक्टेड था कि मोहम्मद वसीम खेलेंगे ओवर शाहनवाज दहानी। तो अगर मोहम्मद वसीम वापस आ गए तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होंगे आपके और उनको ही फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद वसीम थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं जहां तक कि मैं उनको जानता हूं। तो ये पूरी इनकी लाइन लेंथ होगी। और पाकिस्तान को यहाँ पे जीतने के लिए सबसे पहले तो ये करना होगा कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करती है तो इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करे समवेयर अराउंड 140, 150, 160, ये तीनों 160 और 140 के बीच में रिस्ट्रिक्ट करे, और उसके बाद जो उनका नेचुरल गेम है बाबर आजम अपने तरफ से कंसोलिडेट करे, और जो ओपनर अदर ओपनर होंगे या शान मसूद होंगे या हैदर अली होंगे उनको स्ट्राइक करने के लिए बोला जाए। क्योंकि अगर रिजवान नहीं खेल रहे हैं तो आपको एक स्ट्राइक बैट्समैन, क्योंकि बाबर आजम ऑलरेडी फॉर्म में नहीं है, और फॉर्म में नहीं होने की वजह से अगर वो ज़्यादा कोशिश करेंगे रन बनाने का तो वहां पर वो अपना विकेट देकर जा सकते हैं, तो उन पर और प्रेशर पड़ेगा अगर वो रन नहीं बनाते हैं। ये एक अच्छा मौका है बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट अच्छा बनाने का, दूसरा अपना जो फॉर्म वो लॉस कर चुके हैं उस फॉर्म को रीगेन करने का। तो एक अच्छा प्लेयर की यही निशानी होती है कि वो फॉर्म को बहुत जल्दी अपना, मतलब अगर वो लूज कर रहा है तो वो उसको क्विकली गेन भी कर लेता है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान टीम ढूंढ रही है वो ये ढूंढ रही है कि हमको एक तो मिडिल ऑर्डर में हमको थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, और दूसरा जो हमारे ओपनर्स हैं, जो पावर प्ले हिटर्स हैं, जो पावर प्ले में खेलते हैं, उनकी जो स्ट्राइक रेट है और जो उनकी एवरेज है वो अच्छी खासी रहे। क्योंकि इस टीम में ऑलरेडी रिजवान नहीं होंगे, फकर जमान नहीं होंगे, तो ऑलरेडी थोड़ी सी डाउन लग रही है, लो लग रही है। और सेम कंडीशन आपका इंग्लैंड का भी है कि इंग्लैंड की जो मेन टीम है वो यहाँ पे नहीं है, ना ही बटलर होंगे, ना ही बेन स्टोक्स होंगे, ना ही आपके जॉनी बेयरस्टो होंगे, ना आपके जेसन रॉय होंगे। तो ये 4-5 प्लेयर्स जो इनके रेगुलर हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो इनके पास जोफ्रा आर्चर नहीं होंगे, क्रिस आपके जॉर्डन नहीं होंगे, तो ये सारे प्लेयर्स हैं आपके
क्रिस वोक्स हो गए, रीस टॉपली हो गए, ये प्लेयर्स नहीं होंगे यहाँ पर। तो ये सारे कुछ देख करके आपको इंग्लैंड यहाँ पर थोड़ी सी लो और डाउन लग रही है। एंड पाकिस्तान का थोड़ा सा अपर एज है, क्योंकि वो इन कंडीशन पर, इन पिचेस पर खेलने के आदी हैं और यहाँ पर वो एक अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। तो इसके तहत मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर फेवरेट है कल का मैच जीतने के लिए। अगर कहीं उलटफेर होता है तो पाकिस्तान के यहाँ पे बहुत बदनामी होगी। तो ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का आपका रिव्यू है, प्री मैच का प्रीव्यू हो सकता है। पिच आपको मैंने बता दिया कैसा है, कंडीशन मैंने आपको बता दी, हॉट एंड ह्यूमिड रहने की चांसेस हैं। उसके बाद आज बाबर आजम ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बाबर आजम से कुछ तीखे सवाल भी रिपोर्टर्स ने पूछे, जैसे कि आप स्लो बहुत खेल रहे हैं और आप लोग का जो डॉट बॉल परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उनसे ये भी बोला गया कि एक ही स्टाइल के प्लेयर्स आप लोग हैं, आप और रिजवान, और वो दोनों एक साथ खेलते हैं तो आप लोग बहुत स्लो जाते हैं, फिर बाद में मिडिल ऑर्डर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो उस पर बाबर आजम ने बहुत ही चतुराई से आंसर दिया कि हमारा वे ऑफ स्टाइल प्लेइंग यही है और हम पिछले 1.5-2 साल 2.5 साल से ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। और हमारा विनिंग फार्मूला, जीत का भी फार्मूला यही है कि हम लोग स्टार्ट हम लोग अच्छा दें और अच्छा करें, और उसके बाद फिर हम लोग उस स्टार्ट को कैपिटलाइज करें अपने फॉर्म हिटर्स के ऊपर, या फिर हम अपने जो मिडिल ऑर्डर हैं या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर है उनके ऊपर मतलब हिटिंग के उनको बैक करके मैच को हमको यहाँ से जिताने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे ही खेलते आ रहे हैं। अगर 200 रन का भी 200 रन का भी ये लोग चेस कर रहे हैं तो ऐसे ही खेल करके चेस कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि बाबर आजम इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो 200 के स्कोर को चेस करके सेंचुरी लगाने वाले वो पहले मात्र एक से बल्लेबाज हैं, कि जो सेंचुरी मारे हैं 200 के प्लस के स्कोर को चेस करते हुए, वो भी विनिंग कॉज में। तो ये बाबर आजम की स्पेशलिटी है, क्योंकि बाबर आजम, रिजवान, ये लोग ऐसा नहीं है कि तेज नहीं खेलते। इनका जो प्ले ऑफ स्टाइल है ना वो ये ऐसा है कि वो 130 120 के आसपास जाते हैं और फिर जब ज़्यादा बॉल खेल लेते हैं ना तो फिर वो स्ट्राइक अपना पास चालू करते हैं और 170 180 तक जाते हैं। जो नॉर्मली आपके सौरव गांगुली खेलते थे या जैसे नॉर्मली आपके राहुल द्रविड़ खेलते थे कि स्टार्टिंग में सेट होने में टाइम लगाते थे और जब एक बार सेट हो जाते थे तो फिर तेजी से खेलते। जिस तरह सौरव गांगुली जब वो स्टार्टिंग करते थे अपनी इनिंग की तो 50 बॉल पे 25 रन 20 रन 30 रन इसी पे रहते थे। उसके बाद जब एक बार वो 50 का आंकड़ा पार कर लेते थे तो उसके बाद वो फिर अगली जो 50 होती थी वो बहुत कम बॉल पर आती थी और वो जो आगे निकल के सिक्सेस मारते थे आपके, क्या वो चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या राइट आर्म स्पिनर हो, तो वो उस तरीके की बैट्समैन है आपके बाबर आजम और रिजवान की। स्टार्टिंग में वो थोड़ा समय लेते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 3 का बैट्स, अगर मान लीजिए बाबर आउट हो गए और रिजवान खेल रहे, तो यहाँ पर जो नंबर 3 का बैट्समैन आता है ना उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि बाबर एंकर का रोल करेंगे और आपको चार्ज करना है और आप हिट करोगे। मतलब आप एक ओवर में एक बाउंड्री निकालने की कोशिश करो, तो इससे क्या होगा ना कि उस पर प्रेशर कम पड़ेगा और अगली वाली टीम भी इसको ये लगता रहेगा कि यार रिजवान तो मार नहीं रहा है तो हमें रिजवान को टारगेट नहीं करना, हमें इसको टारगेट करना, चाहे वो इफ्तिकार हो या नवाज हो। ये आपको अपना जो सूटेबल स्टाइल है ना बैटिंग का वो आप स्ट्रिक्ट रहो, लेकिन आपको रोल प्ले किसी और को जो देना है वो दो। अब एक ही एंड पर अगर कंसोलिडेट करने वाले दोनों बैट्समैन होंगे ना तो फिर आपका हाल वही श्रीलंका वाले फाइनल के जैसा होगा, जो यहाँ पर इफ्तिकार भी कंसोलिडेट करते चले गए और आपका रिजवान भी कंसोलिडेट करते गए। मतलब दोनों ने आपके 50-49 बॉल के आसपास रिजवान ने खेला था और आपके 31 बॉल के आसपास इफ्तिकार ने खेला था। दोनों मिलकर 80 गेंदें खेली थी और 55 रन शायद 55 रिजवान ने बनाए थे और 32 के आसपास शायद इसने बनाए थे। तो टोटल मिलाकर 87 रन बनाए थे। तो मतलब 80 गेंदें खेल करके आप 87 रन बना रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप अगली 40 बॉल पे ये उम्मीद करते हो कि आपके जो आने वाले बैट्समैन हैं वो तकरीबन 90 रन बनाए। 40 बॉल पे 90 रन बनाना मतलब बनते हैं, लेकिन 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स 7 टाइम्स आप लूज कॉज में रहोगे। तो ये चीजें पाकिस्तान को यहाँ पे सीखनी है और अपने सुधार करनी है। क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान की कोचिंग यूनिट्स है ना वो ओल्ड स्टाइल कोचिंग यूनिट है। वो टेस्ट में कारगर है, चलो चल जाएगा, वनडे में चल जाएगा, लेकिन T20 में इस टाइप के नहीं होते। T20 में आपको अगर आपको विकेट नहीं गिरी है ना तो 5 ओवर 6 ओवर 7 ओवर तक आपकी अगर विकेट नहीं गिरी तो अगले 3 या 4 ओवर में आप इतने रन ठोक दो कि वो सारा मेकअप हो जाए। सामने वाली टीम भी यही करती है, हर कोई यही करता है कि स्टार्टिंग में अगर विकेट प्रिजर्व कर लिया है तो फिर 3-4 ओवर
वहां पर इतना तेजी से रन मारो कि वो सारा मेकअप हो जाए। मतलब कि अगर 6 ओवर में आपके 40 रन है तो अगले 4 ओवर में आपके 40-45 रन आने चाहिए कम से कम, तो फिर वो जाकर के 10 ओवर में 85-90 तक पहुंचता है। तो इस तरीके से ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी होगी। रमीज राजा ने कुछ चीजें अच्छी बोली, लेकिन वहां पर उनको यह भी बोलना चाहिए था कि थोड़ा सा उनको इंप्रूव करना होगा, क्योंकि आने वाले जो बैट्समैन हैं वो उनको भी आपको टाइम देना होगा सेटल होने का, तभी वो मार पाएंगे। कोई भी बैट्समैन नहीं है यार वर्ल्ड क्रिकेट में जो कि पहले बॉल से मारना चालू कर दे। बेयर अपार्ट यूसुफ पठान हो गए या फिर बेयर अपार्ट आपके सुरेश रैना हो गए, ये लोग नंबर 1 बॉल से ही चार्जअप करना शुरू कर देते थे। युवराज सिंह को भी मारने के लिए कुछ बॉलें चाहिए होती है, और युवराज सिंह का देखिए, युवराज सिंह हिटर है। अगर युवराज सिंह के सामने दूसरे एंड से अगर कोई ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, समथिंग समवन लाइक मुरलीधरन, तो वो चार्ज अप नहीं करेंगे, वो स्ट्राइक नहीं करेंगे उस बॉल को, वो रोकेंगे, डिफेंड करेंगे। उनको भी समय चाहिए, ये चीजें समझनी होगी। तो वही चीज होती है कि राव इफ्तिकार और नवाज आपके अच्छे हिटर हैं, लेकिन अगर स्पिनर पड़ जाते हैं या अच्छे क्विक बॉलर्स पड़ जाते हैं तो फिर उनको भी रोकना पड़ जाता है, और वो फिर फंस जाते हैं गेम में और मैच आपका लग जाता है। तो ये पाकिस्तान को यहां पर देखना पड़ेगा। उसके बाद बाबर आजम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल किया गया कि आकिब जावेद ने आपको कहा है कि हम उनको आउट करने को नहीं देखते थे, और आपके हर्षल गिब्स ने जो कि किंग्स 11 पंजाब के कोच थे, उन्होंने भी कहा है कि बाबर आजम को थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट बेटर करना होगा, कुछ रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ाने होंगे। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना है? तो उन्होंने यही कहा कि पहले तो आकिब जावेद के सवाल को उन्होंने जवाब दिया कि हम बाहरी जो नॉइस होती है उसको हम नहीं सोचते, हर कोई का इंडिविजुअल सोच है, वो कोई भी यहाँ पे कुछ भी सोच सकता है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम अंदर जो टीम खेल रही है वो उसको कैसा लेती है। हम लोग उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, और ना ही हम लोग उसके तरफ रीड करते हैं। हमारा अपना जो प्लान है उस पर हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो बहुत अच्छा जवाब दिया यहाँ पे, एक लगा कि एक मैच्योर आदमी जवाब दे रहा है। नहीं तो अगर कोई और नया तैश वाला होता तो झल्ला करके कुछ भी जवाब दे देता उनको, तो और नेगेटिविटी फैलती। तो बाबर आजम ये चीजें सीख रहे हैं और इनको और सीखने की जरूरत है। जितना जल्दी सीख जाएंगे उतनी टीम को फायदा होगा। मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ये इसका कोई मायने नहीं रखता। मैं आउट कर दूंगा, मैं 10 आउट कर दूंगा, मैं 15 आउट कर दूंगा, 20 आउट कर दूंगा, कोई मैटर नहीं करता आप क्या क्या बोल दे रहे हो। मैटर बस 2 चीज करती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है और कितने कॉन्फिडेंस है आप मैच के लिए, वो देखा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले या वेस्ट इंडीज वाले जब पहले 1970s 80s 90s में होता था, तो वहां पर कोई टीम जाती थी तो ये साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जाता था उन टीमों पर, ऐसे टफ क्वेश्चंस पूछ करके। जब स्टीव वॉक ऑस्ट्रेलिया में कैप्टन हुआ करते थे तो ये सारे टैक्टिकल खेला जाता था, और वो अपने ही रिपोर्टर्स बैठाते थे और वो पूछते थे सवाल ऐसा ऐसा। या अगर सचिन तेंदुलकर फर्स्ट ओवर में आउट हो जाते हैं तो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अब सौरव गांगुली वहां पर क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि भाई जो नंबर 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर सचिन आउट हो जाते हैं। या फिर ये भी पॉजिटिव बोल सकते हैं कि वो आउट नहीं हो सकते। जिस तरह से आपने उनको आउट कर दिया, उसी तरह से मैं बोलता हूं कि वो आपके 10 ओवर अच्छे से खेलेंगे। हर का जवाब देने का तरीका, उससे पता चलता है कि टीम में क्या भाव है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या है। तो जो रीड बिटवीन द लाइंस, यहां पर ये मतलब होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसी साथ हम मेन मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो मैच की प्री एनालिसिस है उस पर हम बात करेंगे कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और बाकी हवालों पर क्या क्या खबरें हुई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लेइंग 11 इंडिया की होगी वो ये होगी कि रोहित शर्मा, केएल राहुल होंगे, फिर विराट होंगे, स्काई होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, कार्तिक और आपके पंत में एक खेलेंगे, ये आएंगे। उसके बाद आपके अक्षर पटेल होना चाहिए। अक्षर पटेल के बाद आपके 7वें नंबर पर मैं युजवेंद्र चहल को रखूंगा। उसके बाद युजवेंद्र चहल के बाद आपके जसप्रीत बुमराह होंगे, भुवनेश्वर होंगे और आपके अर्शदीप होंगे। मैं ये प्लेइंग 11 रखना चाहूँगा कि आपके इसमें 4 बॉलर्स होंगे,
आपके पहले तो जसप्रीत बुमराह हो गए, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके भुवनेश्वर हो गए, थर्ड नंबर पर आपके अर्शदीप हो गए और चौथे नंबर पे आपके चहल हो गए। ये 4 बॉलर के साथ टीम इंडिया उतरेगी। 2 ऑलराउंडर इसमें रखूंगा मैं, आपके अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के रूप में, और आपके 4 तो 6 और प्लस 5 मैं इसमें प्योर बैट्समैन रखूंगा, रोहित, राहुल, विराट, स्काई और आपके दिनेश कार्तिक या फिर पंत, जो भी खेलेंगे। तो ये टीम होगी इंडिया की। इंडियन टीम को मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये लो एंड बाउंस पिच नहीं है तो आप अक्षर की जगह पे हुड्डा को खिला रहे हो और फिर आप एक और स्पिनर खिला रहे हो, तो ये काम मत करो। आपको मैच जीतना है, आपकी कंडीशंस है, तो आप ऑस्ट्रेलिया वाले ही टीम को खिलाइए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए और उनको मैच प्रैक्टिस दीजिए। जो गलतियां वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर करेंगे वो यहीं पर अगर सुधार दी गई तो बहुत अच्छा होगा टीम के लिए। तो यहां पर मैं इंडियन टीम से यही दरखास्त करूंगा कि बॉस आप जो प्लेइंग 11 वहां खिलाने वाले हो ना, वही सेम एज इट इज उतार कर लाइए, तब आपको फायदा है। हार भी गए कोई बात नहीं यार, टीम है, बैक करेंगे, लेकिन आप उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाइए, आइए बताइए, आप बताएंगे न्यूज में कि हाँ हम इसी स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं, जो प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया में होगी हम उसी को टेस्ट कर रहे हैं और उसी के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद आपके, मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपके फिंच होंगे, मैथ्यू वेड होंगे, स्टीव स्मिथ होंगे, मैक्सवेल होंगे, 5th नंबर पे टीम डेविड आएंगे, 6th पर कैम ग्रीन होंगे, 7th पे एस्टन अगार होंगे, 8th पे पैट कमिंस होंगे, 9th पे डैनियल सैम्स होंगे, 10th पे एडम जाम्पा होंगे और 11th पे आपके हेजलवुड होंगे। बॉलिंग यूनिट वाइज ये टीम बहुत स्ट्रांग है। बैटिंग वाइज ये अपने गिवन डे पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे अगर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो या फिर अगर आप ये बात कर रहे हो कि इसमें दम है, तो वो थोड़ा सा कम लग रहा है। जो अटैक है वो पोटेंट नहीं नजर आ रहा है। और आपके मैथ्यू वेड, फिंच, ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं। उसके बाद आपके स्टीव स्मिथ आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ को T20 में खेलने में थोड़ी मुसीबत आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ उम्मीद करेगी कि उनके जो 3rd नंबर के बैट्समैन हैं वो फॉर्म में जल्दी आ जाएं और T20 में वो अच्छा जौहर दिखाएं जिससे उनकी टीम को फायदा हो। तो ये 3 जो प्लेयर हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, ये हो सकता है तो ये 20 रन के अंदर भी आउट हो सकते हैं, और अगर हो सकता है तो स्टीव स्मिथ खड़े रह गए तो रन आपके स्लो रहेंगे। तो ये 2 धारी तलवार है। जो मेन बैटिंग आपका चालू होता है वो चालू होता है आपका मैक्सवेल, टिम डेविड, कैम ग्रीन। ये 3 जो प्लेयर हैं ये आपके जो मैच विनर होंगे। और एस्टन अगार को मैं उतना रेट नहीं करता हूँ इंडिया में स्पेशली कि वो कुछ कर पाएंगे। और फिर पैट कमिंस और जैम्पा और हेजलवुड, ये सब उतना कारगर साबित नहीं होंगे। बॉलिंग में जरूर इनके पास दम है, लेकिन बैटिंग में मुझे थोड़े से कमजोर लग रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इंडिया का पलड़ा भारी होगा और मैं इंडिया को चाहूंगा कि ये जो मैच है वो कन्विंसिंग जीते। सेम पाकिस्तान, आप कन्विंसिंग जीतो यार। आपके पास तो एक तो अपोनेंट आपकी उस तरह के कि जो वो पिच पे नहीं खेले हुए हैं, दूसरा फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है, तो मारो इनको। ये शिकार होने आए हैं, इनको शिकार करो। तो इस तरीके से खेल अगर खेलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑस्ट्रेलिया में आप एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल लेकर के जाओगे, जहां पर आपको सामने वाली टीम को हराना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सामने वाली टीम आपको एक चैलेंजिंग के तौर पर देखेगी और ये देखेगी अगर यहाँ पर कोई भी खड़ा हो गया तो मैच निकाल के ले जा सकता है। तो ये टीम इंडिया होगी। टीम इंडिया यहाँ पर तलाश कर रही है एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन, कुछ बैटिंग कॉम्बिनेशन, जैसे कि दिनेश कार्तिक और पंत में से किसको खिलाया जाए, नंबर 7 पर किसको रखा जाए। दिनेश कार्तिक को रखा जाए, अगर दिनेश कार्तिक खेलते हैं तो नंबर 7 खेलेंगे। तो फिर नंबर 6 कौन आएगा? हुड्डा आएंगे कि पंत आएगा कि आपके कोई और आएगा? ये सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना टीम इंडिया फिर से वैसे ही ढंग से जाएगी, अनप्रिपेयर्ड, अनकुक। जो एशिया कप में मुझे टीम इंडिया लगी वो अनप्रिपेयर्ड और अनकुक थी। वो तैयार ही नहीं थे कि अगर जडेजा फॉर्म से, अगर जडेजा निकल जाते हैं तो हमें किसको खिलाना है। फिर आप जोड़ तोड़ की राजनीति में चले जाते हो और जोड़ तोड़ में ही ये गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर आपको इस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पर इंडिया अगर बैटिंग करती है तो 200 प्लस के ऊपर जाए। इंडिया अगर बॉलिंग करती है तो फिर 130-120 रन पे इनको ऑल आउट करे और सेम रन 13 से 14 ओवर में मैच जीते। ये इंडिया को का पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हराए तो इस तरीके से हराए कि
ऑस्ट्रेलिया ये सोचे कि मैं ये टीम लेकर के आया ही क्यों, वरना हराने का कोई मतलब नहीं है। वो आप क्लोज इनकाउंटर से हरा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को कवर अप करनी होगी इसमें, और कवर अप कर लेती है तो बहुत ही बड़ी जीत होगी इंडिया की। अब बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए आज, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं, जो हम इम्पोर्टेंट बयान लेंगे। कि पहले तो के एल राहुल ने ये कहा है कि नो बडी इज़ परफेक्ट, everybody is trying to trying to achieve or trying to gain something whatever they are lagging from। तो उनका ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हम लोग, मेरा जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत लो है, 120 130 पे है, तो मुझे उसको थोड़ा सा इन्हांस करना है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। नो डाउट आप करिए, आपको आपका काम है वो करना, तो उस पर आप थोड़ा वर्कआउट करें। और अगर रोहित शर्मा के साथ बैटिंग कर रहे हो और रोहित शर्मा का तेज खेल रहे हैं तो मैच करने की कोशिश मत करिए, फिर आप 120 130 पे ही जाइए, सेट होइए, और उसके बाद जब रोहित शर्मा आउट हो जाए तब आप ब्लास्ट करिए। हिटिंग दोनों तरफ से करेंगे तो घातक हो सकता है, फिर एक विकेट गिरेगा, दूसरा विकेट गिरेगा, तीसरा विकेट गिरेगा, और फिर लाइन लग जाती है। दिमाग से खेलने का बहुत जरूरत है यहाँ पर। तो के.एल. राहुल का मेरा यही है कि आप पहले तो फॉर्म में आए, फॉर्म में आने के बाद फिर आप पावर हिटिंग करें और इंडिया को एक विनिंग कॉज की ओर लेकर के चलें। उसके बाद हम बात करते हैं मोहाली की पिच की। तो मोहाली की पिच हमेशा पेसी होती है, थोड़ा बाउंस वहाँ पे ज़्यादा होता है इंडिया के और पिचेस के मुकाबले पे। रात को ओस पड़ता है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो फ्लड लाइट्स लगाए हुए हैं वो थोड़े से बहुत नीचे लगाए हुए हैं बाकी मैचेस के, बाकी पिचेस के और बाकी ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो मोहाली है वो एक फ्लाइंग जोन एरिया है और ज़्यादा हाई टावर्स आप नहीं रख सकते हो फ्लाइंग जोन के आसपास, इसीलिए उसको थोड़ा सा नीचे रखा गया है और लाइट बहुत नीचे आती है। तो वहाँ पर समटाइम्स ना कैच जज करना या फिर फील्डिंग को जज करना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आंखों की रोशनी आपकी ठीक सामने, लाइट आपके जो है वो ठीक आपके आंखों पर आती है, और समटाइम यहाँ पे मिस जज या मिस कैलकुलेशन हो जाता है। और रात को यहाँ पर बारिश की भी बारिश बोल रहा हूँ, ओस की भी संभावना है, ओस यहाँ पर ज़्यादा गिरता है, तो ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करके चलनी पड़ेगी। आज से 6 साल पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से इसी पिच पर भिड़ी थी 2016 के वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, जहाँ पर आपके विराट कोहली और MS धोनी ने कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के मैच को जिताया था और इंडिया को फाइनल में पहुँचाया था। तो ये मैदान पर इंडिया की एक अच्छी मेमोरीज भी हैं, तो वो चीज़ों को देख करके एक अच्छा इंडिया बिल्डअप कर सकती है। स्पेशली मुझे ये पिच मैच पर याद आ रहा है कि जेम्स फॉकनर को जिस तरीके से विराट कोहली ने सिक्सेस मारे थे लास्ट के 2 ओवर में या लास्ट के तीसरे ओवर में, वो बहुत बेहतरीन मैच। आपके पास अगर वो फुटेज है तो आप जरूर देखें यूट्यूब पे, किस तरह से सिंगल हैंडेडली उसने मैच किया था और जेम्स फॉकनर को सिक्सेस मारे थे, एफर्टलेस शॉट्स थे वो। उस समय विराट कोहली अपने प्राइम पे थे, अपने पिक पे थे, तो वो शॉट्स उनके कनेक्ट होते थे ना तो वो सीधा बाउंड्री के बाहर ही जाते थे। तो ये पिच मोहाली की पिच है, मोहाली का वेदर है वहाँ पर। स्पेशली टीम यहाँ पे टॉस जीतती है और फील्डिंग करती है पहले, और चेस करना ज़्यादा पसंद करती है फ्लड लाइट के अंडर में। तो वो चीज़ें इंडिया भी और दोनों ऑस्ट्रेलिया दोनों भी ये चीज़ें देखेंगी और देखेंगे कि टॉस जीत करके हमें क्या फैसला लेना है। तो उसके बाद हम आगे खबर की ओर बढ़ते हैं, आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आज विराट कोहली ने बॉलिंग किया है नेट पे रोहित शर्मा को। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट चाह रही हो कि विराट कोहली 1-2 ओवर निकालें या 1-2 ओवर फेंकें, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और उन सामने वाली टीम को भी ऊपर भी एक अलग प्रेशर बनेगा कि 1 ओवर विराट कोहली निकल गए हैं तो चार्ज अप करने पड़ेंगे आपको मेन बॉलर्स के ऊपर। तो हो सकता है मैच में आपको कभी मौका मिले बॉलिंग करने का, लेकिन ऐसा मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है कि विराट कोहली यहाँ पर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आज प्रैक्टिस किया होगा तो आज बॉलिंग किया होगा, लेकिन मैच पे बहुत कम चांसेस है विराट कोहली का बॉलिंग करने का। दूसरा, BCCI ने कल अपना न्यू जर्सी लॉन्च किया था। उस लॉन्च पे आपके रोहित शर्मा, के.एल. राहुल ये सब प्लेयर्स थे, लेकिन विराट कोहली गायब थे। जो जंग छिड़ी है BCCI और विराट कोहली की, वो साफ नज़र आ रही है यहाँ पर। लेकिन BCCI को मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ भी आप कर लो, सबसे ज़्यादा जो टी-शर्ट की है बिकेंगी ना, वो नंबर 18 ही बिकेंगी, और वो नंबर 18 विराट कोहली का ही है। विराट कोहली के इतने फैंस हैं ना कि अगर कुछ भी हो तो वो उन्हीं का ही टी-शर्ट सबसे पहले बिकेगा। तो ये कटाक्ष कर लीजिए या जो करना है कर लीजिए, वो खिलाड़ी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू लव हिम, हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम।
ये सारा जो कुछ करना है कर लीजिए, जो कुछ दिखाना है दिखा लीजिए, लेकिन विराट कोहली को बाहर रखना ये इम्पॉसिबल है। वो कुछ ना कुछ हरकत से टीम में और लाइमलाइट में हमेशा बने ही रहते हैं, और सेंचुरी लगाने के बाद वो अब और टीम में नखदिखर कराएंगे, अपना जोश और जुनून बरकरार रखेंगे, और एक लंबी इनिंग्स अब खेलने के लिए वो लॉन्च पैड उनके तैयार है, और वो कभी भी किसी भी कंट्री के खिलाफ आ सकता है। इसी से जो चालसाजी करना है कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर ने ब्लास्ट किया है आपके मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर और दिलीप वेंगसरकर के ऊपर, क्योंकि अजहरुद्दीन और वेंगसरकर दोनों ने अपनी डिसबिलीफ जताया था कि हाउ ऑन अर्थ मोहम्मद सामी और मोहम्मद सिराज और आपके श्रेयस अय्यर कांट बी इन दिस टीम, या और वेंगसरकर ने बताया था कि शुभमन गिल और मोहम्मद सामी को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सुनील गावस्कर ने उन दोनों को स्लैम किया है और यही बोला है कि जब एक बार टीम सिलेक्ट हो जाती है तो आपको उसको बैक करना होता है, रादर क्रिटिसाइज करने के। तो क्रिटिसाइज करना है तो आप पहले करिए, जब टीम सिलेक्ट हो गई है और वर्ल्ड कप जा रही है तो उसको आप बैक करिए और टीम को आप आशीर्वाद दीजिए अपना, और उनको अपना विशेष दीजिए कि वो टीम वर्ल्ड कप जीत करके आए। आप भी जब सिलेक्ट होते थे तो आपको ऊपर भी अगर कोई ब्लास्ट करेगा तो आप कैसा फील करोगे, वही चीज है यहाँ पर भी। तो मैं इस स्टेटमेंट में सुनील गावस्कर के साथ बिल्कुल हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपकी टीम सिलेक्ट हो गई है आप उसे बैक करिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन हीरो बना सकता है यार। इंजमाम उल हक कब कोई जानता था कि हीरो बन जाएंगे 1992 के वर्ल्ड कप में? आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, कोई जानता था? 18-18, 19-19 साल के लड़के थे यार ये, और ऐसा हीरो बन के चमके कि दुनिया आने वाले 10 साल तक इनको याद रखिए। तो आप बैक करिए। बैक कितनी बार सिखाता हूं कि आप अपनी एक बार टीम पिक हो गई है ना तो उसे बैक करिए, क्योंकि यही वो प्लेयर्स है जो जिताएंगे। अब आप उनको अगर बुरा भला कहेंगे तो वो ये और आपका पैथेटिक परफॉर्मेंस आएगा। तो बहरहाल हम दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर गौतम गंभीर, मुझे नहीं पता यार इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, क्या ईगो इशू है, क्या इनको दिक्कत है, तकलीफ है। मतलब हमेशा विराट कोहली के पीछे लगे रहते हैं कि विराट कोहली को हमें पूजना नहीं चाहिए, उनके स्कोर के चलते जो ओल्ड हीरोज हैं हमारे, उनको इतना वर्शिप कर दिया जाता है कि वो चने की झाड़ पे चढ़ जाते हैं और दूसरे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे छुप जाती है। किसी ने जब विराट कोहली ने सेंचुरी बनाया अफगानिस्तान के खिलाफ तो किसी ने भुवनेश्वर कुमार की कोई तारीफ नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं किया, कोई उनकी चर्चा भी नहीं हुई। मैं सिर्फ था जो उनके बारे में पूछा, जो उनके बारे में बताया। तो बॉस आप क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? आप खुद बोल रहे हो कि भाई ये टीम गेम है, टीम गेम होना चाहिए, टीम गेम होना चाहिए। तो टीम गेम होना चाहिए, ठीक है। जब आप कोलकाता में आईपीएल जीते तो उस समय आपका नाम आता था कि सौरभ गौतम गंभीर ने कैप्टनसी जिताया था, तो आप नहीं बोले कभी नहीं 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 मेरा नाम मत बोलो, ये टीम का एफर्ट है। और जब 2011 के वर्ल्ड कप में आप मैच जीत गए, धोनी का नाम होने लगा, तो आप वहां पर बोलते हैं कि धोनी ने अकेले ने मैच नहीं जिताया। तो मतलब कहना क्या चाहे, चित्त भी आपकी, पट भी आपकी, सब कुछ आपका, तो हम लोग क्या यहाँ घंटा बजाने के लिए बैठे हुए हैं? गौतम गंभीर साहब आपका बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन ये सब चीजें आप करते हो ना बकवास। आप मेरे को ये बताओ यार, आप बायस्ड क्यों होते हो यार? और हर चीज के लिए विराट कोहली आपका कप्तान, कैसे वो वाइस कैप्टन बन गया टीम इंडिया का यार? जब उसके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इंजरी से वापस आ रहा है, वो वाइस कैप्टन है, परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बाद भी इसको कोई बैकिंग, कोई वो नहीं हो रहा। और जब विराट कोहली ने ओपनिंग में सेंचुरी मार दिया तो आप ये बोलते हो कि नहीं विराट कोहली को ओपनिंग में सेंचुरी में जब बना दिया तो उसकी जगह नहीं बनती है, उनको थर्ड पे ही खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि केएल राहुल फर्स्ट पे खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि केएल राहुल आपके लखनऊ के कैप्टन है, जहां के आप कोच हो। आवेश खान ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी, उनके खिलाफ अपने आपके मुंह से एक चू नहीं बोला गया कि उसकी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी वो टीम में कैसे है। बायसनेस करो या मत करो यार, इतना हर जगह मैं देखता हूं आपको यार, मतलब नीचे ही लगाए रहते हो आप ये चाहते हो कि आपके जीतने के बाद कोई ग्लोरी नहीं आई देश में तो और कोई हीरो नहीं बने।
क्यों नहीं होगा यार? 2007 का वर्ल्ड कप जब इंडिया हारी थी और फर्स्ट राउंड में क्रैश हो गए तो सबको कैप्टन को ही बोला था ना कि कैप्टन खराब है, राहुल द्रविड़ कैप्टन खराब है, इसको टीम से निकालो, टीम से निकालो, टीम से कैप्टनसी इसके हटा लो। तो जब कैप्टन को निकाला जाता है, कैप्टन को बोला जाता है, तो भाई जो जीतेगा तो कैप्टन को ही बोला जाएगा कि ये उसकी टीम है। 1983 का वर्ल्ड कप में कितने सुपरस्टार थे? क्यों बोला जाता है कपिल देव ने जिताया? क्यों कपिल देव का नाम पहले आता है? कैप्टन है भाई वो। इमरान खान का नाम पहले क्यों आता है? कैप्टन है। 2000 से लेकर के 2004 तक ऑस्ट्रेलिया इंडिफेंसिबल थी, आपकी कभी भी हारती नहीं थी। तो किसके नाम पे आती थी? स्टीव वॉ के कैप्टन के नाम पे आती थी ना। आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है यार? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आप या तो साइकोपाथ हो यार, जिसको दूसरे की सक्सेस दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आप अपने इर्द गिर्द घूमे रहते हो, इर्द गिर्द अपने ही चलाए रखते हो। क्यों नहीं आप क्रिटिसाइज करते हो केएल राहुल की ही शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम और शुभमन गिल को वापस आना चाहिए? शुभमन गिल किसी और का बच्चा नहीं है क्या? शुभमन गिल किसी और के लिए नहीं खेलता है क्या? उस समय आपके लिए कुछ नहीं निकलता है वर्ड्स। आवेश खान आपकी टीम में खेलता है, पुअर परफॉर्म किया, क्यों नहीं बोले आप? मैं प्लीज यार स्टार वालों से रिक्वेस्ट करूंगा यार कि आप ऐसे घटिया लोगों को कोई कमेंट्री में टीम में ना लाएं जो देश को बांटने का काम करते हैं। सिर्फ सेंचुरी मार दी तो आप उसके खिलाफ बोले नहीं, ये नहीं करें, वो नहीं करें। क्यों नहीं बोले यार? आप ही थे जो 3 साल से ये बोल रहे थे कि विराट कोहली स्कोर नहीं कर रहा, स्कोर नहीं कर रहा, स्कोर नहीं कर रहा। जब कर दिया तो उसको बोलना पड़ेगा आपको और सुनना पड़ेगा आपको। बहुत बर्दाश्त हुआ है, बहुत कुछ आपने बोला हुआ है, आप हमेशा बोलते आते हो यार। क्यों आप बोलते हो यार सूर्य कुमार यादव को टीम पे आना चाहिए? क्योंकि सूर्य कुमार यादव को आप कलकत्ता में आप उसके साथ खेलते थे, इसलिए आप फेवर कर रहे हो। जब सूर्य कुमार 4-5 इनिंग में फेल हो गया तो अब आपने क्यों नहीं बोला कि सूर्य कुमार को टीम से बैठा देना चाहिए? तब तो मैं मानता ना कि सूर्य कुमार को आप बायस होकर के नहीं बात कर रहे हो। कभी कभी यार आप मतलब जब देश की बात आती है ना तो देश की बात में फिर किसी को उंगली नहीं किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। कितने भी आप उसको क्रिटिसाइज करो, किसको वो करते रहो, ये करते रहो, लेकिन जब देश की बात आती है ना, वर्ल्ड कप की बात आती है, तब यहां पर ये सब मसाइल नहीं चलाए जाते हैं। कॉन्फिडेंस गिराते हो यार आप, और कुछ नहीं करते हो। आप जलते हो क्योंकि आप उससे वो बड़ा क्रिकेटर बन गया। आप जलते हो क्योंकि आपका नाम कोई नहीं लेता है। इंडियन मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई ने कुछ देखा होगा तभी आपको कैप्टन नहीं बनाया। कुछ भी आप मुंह उठा करके बक दोगे और हम सुनते रहेंगे यार। कम से कम कुछ गैरत रखो। क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो? कुछ भी बोल दिया, कुछ भी अपना निकल गया। हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया, श्रीलंका का फ्लैग अपने हाथ में पकड़ा तो हम क्रिटिसाइज करें कि राम वाले देश में आप राम के देश के होकर के आप रावण के देश का फ्लैग क्यों उठा रहे? क्रिटिसाइज करना तो कुछ भी बोल दो ना यार। हम लोगों ने तो किसी ने कुछ क्रिटिसाइज नहीं किया। इवन हम सब वी हैव सपोर्टेड यार। जो अच्छा खेला उसका आपने झंडा फहराया। झंडा सबका सम्मान है, चाहे वो किसी का भी हो। मैं पाकिस्तान के भी फ्लैग को अगर वो नीचे गिरा होगा तो मैं उठा करके उसको सलाम करूंगा, क्योंकि वो किसी कंट्री का रिप्रेजेंट कर रहा है यार। कुछ भी मत बोल दीजिए आप। विराट कोहली के पीछे लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो। क्यों क्यों यार? आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं किया उसने, इसीलिए। और इतना ही अगर आपको है ना तकलीफ कि आपको हीरोज को वर्शिप नहीं करना चाहिए, तो एक स्टेटमेंट आप सचिन तेंदुलकर के खिलाफ बोल करके दिखा दीजिए, तब मैं मानूं कि आप बायस नहीं हो। सचिन तेंदुलकर के खिलाफ आपके दही जम जाएगा मुंह में। क्यों नहीं बोलते? सचिन तेंदुलकर ने अपनी बहुत सारी इनिंग्स सेल्फलेस खेली है, सेल्फिशनेस इनिंग खेली है उन्होंने बहुत सारी। औकात नहीं आपके बोलने की। अगर उनको बोल दिया तो फिर मीडिया आपके पीछे हो जाएगी, फैंस उनके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन आप ये चीज अब मत बोलो यार। दे आर सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन, ही इज अ लेजेंड फॉर आवर कंट्री। वो इस कंट्री के नहीं है यार, वो पूरे वर्ल्ड के हैं। रॉजर फेडरर पूरे वर्ल्ड का है, वो स्विट्जरलैंड का नहीं है सिर्फ। एंड्रे अगासी, रॉजर फेडरर,
उसके बाद राफेल नडाल, जोकोविच, ये सारे अपने कंट्रीज के नहीं है, ये बाहर के हो चुके हैं, ये अब लेजेंड बन चुके हैं और ये पूरे वर्ल्ड को ओन करते हैं। माइकल जॉर्डन का फैन कहां कोई नहीं होगा यार, कोबी ब्रायंट का फैन कहां कोई नहीं होगा। मत बनाओ यार ऐसा, आप मतलब गिरने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए कितने नीचे गिर जाते हो यार। आपके खिलाफ तो कभी भी कोई कुछ नहीं बोला। आपने सेन वॉटसन को टेस्ट, मोहाली के टेस्ट में शायद ना, हाथ से आपने मार दिया था उसको। क्यों मारा था यार आपने? आपको किस चीज का गुस्सा है यार? बैन हुए थे आप। गलत आप भी करते हो, इसका ये मतलब नहीं गलत का हम सपोर्ट करेंगे यार। आपने बोला ठीक है कि हाँ भुवनेश्वर कुमार ने भी उस मैच में 5 विकेट लिया, अच्छा परफॉर्मेंस उसने भी किया। कोहली को ही टारगेट क्यों करना यार? क्यों नहीं आपने बोला यार कि पाकिस्तान वाला मैच केएल राहुल की वजह से हम लोग हार गए? हांगकांग वाला मैच केएल राहुल कितना सुस्त इनिंग खेले, अपने सेल्फिश इनिंग खेल रहे थे वो। बोलिए ना, तब बोलेंगे तब तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई आप रियल क्रिटिक्स हैं। बायसनेस दिखाओगे तो फिर लताड़ दिए जाओगे गौतम गंभीर भाई। ये सब नहीं करना, आपको शोभा नहीं देता यार। आप T20 वर्ल्ड कप के विनिंग टीम के हो, आप 50 ओवर के वर्ल्ड कप के विनिंग टीम मेंबर हो, आपको ये सब नहीं अच्छा लगता यार। हो गया, जो आप खेलते थे, आपके जौवन था। कमेंटेटर का जो काम होता है वो बायसनेस वाला काम नहीं होता यार, वो दोनों पक्ष को बात करता है। बॉल अगर अच्छी पड़ी है तो वो अच्छी उसको बताएगा, शॉट अगर अच्छी पड़ी है, चाहे वो आपके कंट्री का वाला मारा हो चाहे वो अपोजिशन वाला मारा हो, आपको उसकी तारीफ करनी होगी क्योंकि वो शॉट अच्छी थी। ये सब चीजें हम लोग आपको सिखा रहे हैं यार, ये तो खुद आपको सीखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार मार के कितने सारे मैन ऑफ द मैच ले गए। उस मैच में वेंकटेश प्रसाद, श्रीनाथ, कुंबले 4-4, 5-5 विकेट लिए होंगे, तब तो कोई उस मैच को निकाल करके बोलो ना, तब तो मैं जानू यार। कितने मैचेस में गिना सकता हूं? सौरव गांगुली जिस मैच में 183 मारे थे, रॉबिन सिंह उस मैच में 5 विकेट निकाले थे। किसी ने कुछ उसको, किसी को याद भी होगा कि रॉबिन सिंह ने 5 विकेट लिए थे? सभी को याद होगा कि राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने अच्छी इनिंग खेली, इंडिया 373, 383 तक पहुंच गया था। बेशर्मी की हद होती है यार, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया, वनडे मैच था। अजय जडेजा उस मैच में वापसी कर रहे थे, अजय जडेजा कोची में मैच था वो, अजय जडेजा वापसी कर रहे थे, सेंचुरी लगाई, इंडिया का स्कोर 300 के पार हुआ। उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 5 विकेट लिए थे। इसका क्या मतलब है? कोई सेंस है? जिस मैच में आपने वर्ल्ड कप में 97, 93, 91 या 97 मारे थे, उस मैच में जहीर खान ने 4 विकेट लिए थे। कोई याद करता है जहीर खान के 4 विकेट को? बोलिए ना आप खुद बोलिए कि जहीर खान ने 4 विकेट लिए थे, वो मैच जिताया, मैंने नहीं जिताया। बस करिए यार, खेलते थे, गरम खून था, हो गया जो हो गया। अब आप कमेंटेटर हो, साफ सुथरी बातें करोगे तो सम्मान होगा, नहीं करोगे तो लताड़ दिए जाओगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करता हूँ। मूड ऑफ था, स्पेशली ऑन गौतम गंभीर। बाकी सभी चीज को मैं बहुत अच्छा से, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा, जब गौतम गंभीर की बात आई ना, मेरा दिल एकदम इस पे वो हो गया। बहुत उस इंसान ने झेला है यार। अब प्लीज बंद करो उसको, 4-5 साल अपना अच्छे से क्रिकेट खेलने दो। आपको मौका नहीं मिला, आपको भी बहुत मौका मिला यार, आप वापसी नहीं कर पाए। प्रॉब्लम यहां पे थी, आपको धोनी की तरफ से बैकिंग नहीं थी, बाकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से बैकिंग नहीं थी, लेकिन विराट को बैकिंग है रोहित शर्मा की तरफ से, खेल रहा है वो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको प्रॉब्लम है तो जाकर रोहित शर्मा को बोलो कि क्यों खिला रहे हो उसको, तब मैं मानू ना। चलिए फ्रेंड्स,
कल मिलते हैं। कल मैच के बाद हम सीधा लाइव जुड़ेंगे और दोनों मैच का हम अपडेट करेंगे कि कहाँ पर किसकी टीम की क्या गलती हुई, क्या चूक हुई और क्यों जीता और क्यों हारा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।